वेलकम बैक माय चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की कड़ियां शुरू करने जा रहे हैं और पहली ही वीडियो इसमें हम बनाएंगे और कंप्लीट जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट संविधान की जानकारी लेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो सारा का सारा हम उसमें कवर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, लोकतंत्र के ये तीन स्तंभ है। तीनों स्तंभों का जो है उनका कर्तव्य, उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तो किसी भी देश में अगर व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो ये तीन स्तंभ बहुत ही जरूरी है और संविधान में इन्हीं का ही विवरण दिया गया है कि विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, ये संविधान में है। और चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हम चैप्टर यहाँ पे रखेंगे, पहला अध्याय संविधान का, जहां से क्वेश्चन निकलेंगे हमारे, हम एक्सरसाइज भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इसका आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तब तो बेनिफिट है इस चैप्टर का। तो आइए संविधान के विकास को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हुआ भारतीय संविधान का विकास। ये एक बहुत ही कार्मिक और लंबी प्रोसेस है, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऐसे करीबन कई देश हैं, जो 200 प्लस ऐसे कंट्री है जहां से हमने कोई ना कोई व्यवस्था ली है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान पर वो पड़ा है ब्रिटेन के संविधान का। क्योंकि ब्रिटेन जो है उसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया है और इसी शासन की वजह से लाजमी था कि यहाँ पे प्रभाव पड़ना ही था। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक एक्ट को हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, वो लोग एक्ट बनाते गए, अधिनियम बनाते गए और हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते गए और आखिरकार जब हमने अपना संविधान तैयार कर लिया तो इन एक्ट का, इन अधिनियम का कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव जरूर पड़ा है। तो सिलसिलेवार इसको हम शुरू करेंगे, तो एक भी वीडियो इसमें स्किप नहीं करनी है। कंप्लीट अगर आप संविधान की सीरीज जानना चाहते हो और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो आइए भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले लेकर चलेंगे वो है ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक सबसे पहला अधिनियम बनाया। इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे देश में जो कानून आया, एक्ट आया, अधिनियम आया, वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट को मैंने कहा था अधिनियम हम हिंदी में बोलते हैं। अब इस एक्ट की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं वो आप यहां पर जानोगे, समझोगे। तो मैं यहां पर एक एक करके एक्ट की इसकी जितनी भी खूबियां हैं वो सारी खूबियां आपको बताऊंगा। कवर हो रहा है ना ये सब? कवर हो रहा है ना ये सब? आपको दिख रहा है ना ढंग से? तो आइए शुरू कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी? तो देखो, एक तो जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को जो है क्या बना दिया गया, इसको एक उपाधि दे दी गई और ये कहलाया गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर में भी आ जाते हैं या मैच द कॉलम्स में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पहली क्या मेन व्यवस्था थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की
कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो मेन था वो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान करो ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 ईस्वी में भारत ट्रेड करने आई थी। जहांगीर के दरबार में उन्होंने आज्ञा मांगी थी और पहला ट्रेड यहां से उन्होंने शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से ये बैन लगा दिया गया कि वो कोई नजराना, कोई उपहार, कोई रिश्वत नहीं लेगी। तो बैन कर दिया गया कंपनी पर कि वो किसी भी भारतीय से कोई उपहार नहीं लेगी, कोई अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगी और रिश्वत नहीं लेगी। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है रेगुलेटिंग एक्ट की मेन चीजें बताओ, तो आप तीन चीजें यहां पर कहोगे। क्या कहोगे? बंगाल का गवर्नर था, उसको एक नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और तीसरा, कंपनी पर यह बैन कर दिया गया कि वह किसी प्रकार का उपहार नहीं लेगी, किसी प्रकार की रिश्वत नहीं लेगी और अपना कोई निजी काम नहीं करेगी। निजी काम का मतलब है निजी कोई बिजनेस यहां पर नहीं करेगी। अब हम आते हैं 1784, और 1784 में एक एक्ट आया, बहुत ही फेमस एक्ट रहा ये, और जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने कहा था एक्ट को हम अधिनियम बोलते हैं हिंदी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इसकी खास बात क्या थी? वो ये थी कि दोहरा शासन लागू किया गया। अब वो क्या था? दोहरा शासन। दोहरे शासन में दो चीजें की गई। एक तो बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बना दिए गए, दोहरा शासन लागू कर दिया गया इस एक्ट के तहत। अब ये दोहरे शासन में भाई था क्या, ऐसी क्या चीज थी? तो ध्यान देना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, इसको एक काम सौंप दिया गया कि जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं, और कंपनी के अफेयर्स क्या थे? टू मेक ट्रेड, भाई व्यापार करना, यही था उनका। तो जितने भी व्यापारिक मामले थे वो तो कौन संभालने लग गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करने लग गया? जितने भी पॉलिटिकल इश्यू थे, भाई राजनीतिक जितने भी मामले थे, वो सारे के सारे कौन देखने लग गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपको ये ध्यान रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना और इसमें दोहरा शासन लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहां पर स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद देखो, एक्ट्स अधिनियम बहुत बनाए, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम मेन एक्ट यहां पर पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो उसके बाद आता है तीसरा एक्ट, और वो था 1833 का, जिसको नाम दिया गया चार्टर एक्ट। इसको क्या नाम दिया गया? चार्टर एक्ट। अब भाई इसमें ऐसे क्या बातें थी जो हम इसको पढ़ रहे हैं? तो चार्टर एक्ट में खास क्या प्रावधान किया गया? वो प्रावधान ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, देखो हमने यहां पे पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर था उसे नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 में क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको एक उपाधि दे दी गई, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब पोस्ट में इजाफा किया गया और उसकी उपाधि क्या हो गई?
पहले तो वो गवर्नर जनरल था, लेकिन अब उसे क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसे भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, आप कमेंट में भी बता सकते हो कौन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ध्यान रखना भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भारत के पहले गवर्नर कौन बन के आए ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो ऐसे थे रॉबर्ट क्लाइव, जिनको लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। और उस समय प्लासी के जो नवाब थे वो थे कौन, सिराजुद्दौला। और ये मीर जाफर जो उनका सेनापति था, उसकी गद्दारी के कारण जो है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था, और इस युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसलिए क्वेश्चन बन भी जाता है यहाँ पर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर हम 1833 की बात करते हैं एक्ट की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के ऐसे गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्ट आता है, वो देखिएगा, ये 3 एक्ट हमने पढ़ा है, अब हम 4th एक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये देखना, चौथा एक्ट होगा हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का हमारे पास आया चार्टर एक्ट। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि इसमें पहली बार जो है ओपन कंपटीशन रखा गया, अर्थात खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब ये खुली प्रतियोगिता क्या होती है, देखो 1857 की क्रांति हुई, उसका प्रमुख जो कारण था वो ये था कि भारतीय लोगों को बड़ी पोस्ट पर वो नहीं अपॉइंटमेंट देते थे। अगर बड़े से बड़ी कोई पोस्ट देते थे वो क्या थी, एक सूबेदार का पद देते थे आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी में। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये बड़ा ही ऐतिहासिक है लर्नर्स। अब वो कैसे है, क्योंकि यहां पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन। अब ये क्या था खुली प्रतियोगिता, आप कहोगे कि अब जो देखो उस समय में एक सेवा होती थी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय जो सेवा थी, लेकिन अब आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। जो 3 होती है ना, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये पहले ब्रिटिश शासन काल में शुरू हुई थी। तो अब क्या हुआ कि आईसीएस की परीक्षा में अब कोई भी इंडियन बैठ सकता था। वो हम एक बार अगली सीरीज में लेके आएंगे, बहुत सी कंडीशंस भी रख दी थी बाद में, क्योंकि लॉर्ड लिटिन के टाइम में जो है इसमें अपीयर होने की जो आयु थी वो 22 से घटाकर 19 कर दी थी, लेकिन जैसे लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने वापस 19 से बढ़ाकर इसे 23 वर्ष कर दिया गया। इट विल बी डिस्कस्ड ऑन लेटर ऑन क्लासेस, लेकिन फिलहाल हमें यही समझना है, अब हर एक भारतीय को यह अधिकार मिल गया कि वो भी आईसीएस की परीक्षा में बैठ पाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर हम बात करते हैं, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, he was the first Indian who cleared ICS exam. Netaji Subhash Chandra Bose also cleared ICS exam and he was appointed commissioner in Odisha, but he resigned from that post and joined freedom movement. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ कब, 1853 के चार्टर एक्ट में। अब 1854 में इसी एक्ट के तहत 1854 में एक मैकाले कमेटी बनाई गई, मैकाले कमेटी या हम कहेंगे मैकाले समिति। अब ये जो समिति थी ये आपको
पढ़ा होगा इतना तो कि ये एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो इस समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। और ध्यान कीजिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई थी, वो भी मैकाले की ही सिफारिश पर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आया एक समय 1858 का। 1858 को नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 की अगर हम बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये। बहुत अच्छी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। इस एक्ट से ही शुरुआत हुई थी। अगर देखा जाए तो अंग्रेज लोग समझ चुके थे, ब्रिटिश शासन ये समझ चुका था कि अब भारत पर शासन करना आसान नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर उनके लिए करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में चल रही होगी कि आखिरकार अंग्रेजों ने ये एक्ट क्यों बनाए। तो देखो भाई, इसके दो चीज थी इसके कारण पीछे। एक तो ये था कि वो ये चाहते थे कि जब भी भारतीय लोगों में थोड़ा गुस्सा हुआ, आक्रोश बढ़ा, तभी उन्होंने एक एक्ट बना के लोगों को शांत कर दिया, पहली चीज। दूसरा ये था कि वो अपने प्रशासन को स्मूथ करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए वो क्या बनाते थे, एक्ट बनाते थे। लेकिन अगर हम 1858 के एक्ट की बात करें तो ये किस आयाम तक महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना जरूरी है। आओ तो देखते हैं क्यों है। एक तो क्या हुआ, देखो 1858 से पहले भाई एक क्रांति हुई थी, और ये क्रांति बहुत ही फेमस थी। बताओ कौन सी क्रांति हो सकती है? 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। हमने इसे ये कहा कि भाई ये तो आजादी की पहली लड़ाई है, लेकिन अंग्रेज लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने इसे कहा कि भाई ये तो इट वाज अ म्यूटिनी। क्या था भाई ये? बोला भाई ये तो एक सैनिक विद्रोह था। क्यों था सैनिक विद्रोह? उन्होंने कहा बिकॉज इट वाज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे, वो चर्बी वाले कारतूस। लेकिन वजह बहुत थी। अगर हम हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो लंबा खींचेगा ये, लेकिन मैं बता देता हूं, राजनीतिक कांड, सामाजिक कांड, आर्थिक कांड, ये सारे ऐसे रीजन्स थे। ये क्रांति हुई और जैसे तैसे इस क्रांति को दबा दिया जो भी था। लेकिन अब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए और उनको ये पता चल गया कि भारत पर शासन करना अब भाई इतना आसान नहीं है। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने क्या किया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पास कर दिया। और इसमें पहली जो व्यवस्था थी बड़ी, वो क्या की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अब समाप्त हो गया। ध्यान करो, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1858 में अपने बोरी बिस्तर बांधकर चली गई। क्यों गई? क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि भाई कंपनी ने भारत में काम अच्छा नहीं किया। अगर उसने काम अच्छा किया होता तो 1857 की तो क्रांति नहीं होती। इसलिए वो ये भी समझ गए थे कि अब मामला गड़बड़ाएगा, अब भारतीय लोगों को भाई जैसे तैसे करके शांत करना है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी और क्रांति ना हो। इसलिए भाई उन्होंने क्या कर दिया, ये एक्ट पास कर दिया। तो बोलो पहली व्यवस्था क्या हुई कि कंपनी वापस इंग्लैंड चली गई। अब भारत पर सीधा शासन होने लगा। किससे होने लगा? तो वो होने लगा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब क्या होने लगा भाई, ब्रिटिश ताज कैसे काम करने लगा वो समझ लो। पहली बार यहां पर एक क्या बना दिया गया, पोस्ट बना दी गई भारत सचिव की। भारत सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, समझना इसको। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे रख दिया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के नीचे पहली बार 6 भारतीयों को इस समिति में शामिल कर लिया। किस समिति में? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। अब समझो, अब शासन भाई कैसे हुआ, कैसे चलने लगा अब शासन? अब यूं चलने लगा
कि गवर्नर जनरल वाज रेस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल अपनी मदद के लिए पहली बार 6 इंडियन मेंबर्स को यहां पे रखा, ये इसके प्रति जवाब दे और ये ब्रिटिश ताज के प्रति जवाब दे, और भाई ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर कानून चलने लगे। अब एक चीज और भी ध्यान देना, यहाँ पर कंपनी के शासन का अंत हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया। अब क्या हुआ, एक नई पोस्ट जनरेट हो गई। बड़े ध्यान देना है इसमें और समझना है। अब ये नई पोस्ट क्या थी भाई, जो गवर्नर जनरल था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स हमने पीछे पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला क्या बना, गवर्नर जनरल बना। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो हमने पढ़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था। लेकिन अब एक नई चीज आ गई, अब आ गया वायस रॉय। वायस रॉय एक नई पोस्ट आ गई, कब आई, 1858 के एक्ट के तहत। अब भारत का पहला जो वायस रॉय बना ना, वो कौन बना भाई, वो बना लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग बना। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये आता है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो केनिंग। और ये पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी लॉर्ड केनिंग था, और पहला वायसराय भी लॉर्ड केनिंग था। क्लियर हुआ? एक बार फिर समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन देखो ये आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड केनिंग। और भारत का पहला वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड केनिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये यहां पर कुछ प्रमुख जो थे प्रावधान थे, प्रोविजन थे। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का विकास जो हमने शुरू किया है यहां पर। अब आते हैं 1858 का एक्ट पास हो गया, बहुत से बदलाव हो गए। अब भारतीय लोग भी ये समझने लगे कि भाई उनकी भी जो है भागीदारी शुरू हो गई है। किसमें भागीदारी शुरू हो गई है, प्रशासन के अंदर। तो ये सिलसिला रुका नहीं। 1858 के बाद एक एक्ट आया जिसको नाम दिया गया, 1909 में एक एक्ट आया, मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट, बताऊंगा ये नाम कैसे पड़ा, लेकिन सबसे पहले हम इसके प्रावधान के बारे में पूछ लेते हैं कि इसमें प्रावधान क्या रखा मॉर्ले मिंटो एक्ट में। तो पहली बार क्या हुआ, जो मुस्लिम समुदाय था ना, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, उनको अलग, अलग का मतलब है पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया, निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। मतलब उनका जो वोट सिस्टम था वो अलग कर दिया गया। और यहां पर अब अंग्रेजों की जो मंशा थी वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी, डिवाइड एंड रूल। वो बांटना चाह रहे थे हिंदू और मुस्लिम को। इसलिए हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को जब अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया मिंटो मॉर्ले एक्ट के तहत, तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और फिर इस एक्ट को बाद में खत्म कर दिया गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब यहां पर मॉर्ले तो उस समय होते थे गवर्नर जनरल और मिंटो होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो अभी मैंने बताया था 1858 का एक्ट पास हुआ ना, उसमें कहा था ना भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल, इन दोनों के नाम से इस एक्ट का नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो एक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 1919 में, और यहां पर एक एक्ट आया मॉन्टैग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।
चेमसफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ड एक्ट, सेम वही, मॉन्टेग्यू गवर्नर जनरल, चेमसफोर्ड भारत सचिव, इसके नाम से पड़ा मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ड एक्ट। क्लियर? अब भाई यहां पर क्या हुआ, इसमें मेन प्रावधान क्या था? तो इसमें मेन प्रावधान ये था कि डायरकी सिस्टम लागू कर दिया। डायरकी, जिसको कहते थे द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम। और इसमें दो विषय बना दिए गए, जैसे आप देखते हो ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूं समझो बस उसकी नींव रखी जा रही थी, उसे ही आगे बढ़ाना था। तो ये दोहरा शासन में क्या रख दिया गया, एक तो बना दिया गया आरक्षित विषय और एक बना दिया गया हस्तांतरित विषय, अर्थात रिजर्व्ड और ट्रांसफरेबल। ये दो सिस्टम क्रिएट कर दिए और इसे द्वैध शासन कहा जाने लगा। 1919 में एक और भी घटना घटी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ध्यान करो एक कानून आया था जिसे कहा गया था रोलट एक्ट। हम भारतीय लोगों ने इसे क्या कहा, काला कानून, क्योंकि इसमें शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था और बगैर किसी ट्रायल के उसको पनिशमेंट दिया जाता था। इसे काला कानून कहा गया। और रोलट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में लोग शांति प्रिय ढंग से एकत्रित हुए थे। उनका मकसद था रोलट एक्ट का विरोध करना, वो अपना रोष जता रहे थे। लेकिन जनरल डायर के आदेश पर वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने हंटर कमीशन अपॉइंट किया इसकी जांच के लिए, लेकिन हंटर कमीशन ने भी अपनी सिफारिशें जो दी वो जनरल डायर के फेवर में ही दी थी। तो ये घटना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो द्वैध शासन हुआ। अब क्या हुआ, वर्तमान में आप पढ़ते हो ना यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, तो ये भी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी, जो कहलाया था लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग भी 1919 के एक्ट के तहत ही बना था, ये ध्यान रखना है। और किसकी सिफारिश पर, कई बार क्वेश्चन आता है किसकी सिफारिश पर ये बनाया गया था, तो ध्यान देना 1923 के अंदर एक सिफारिश की थी, एक अंग्रेजी अधिकारी थे ली, उनके नाम पर पड़ा था ली कमीशन। ली कमीशन ने सिफारिश की थी कि भाई संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और 1926 में फिर जो है संघ लोक सेवा आयोग, उस समय लोक सेवा आयोग बोलते थे, इसका गठन हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, 1919 एक्ट में पहली बार जो महिला थी ना, विमेन, उनको वोट देने का अधिकार मिला था। ये भी ध्यान रखना है, पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी एक्ट के तहत आया था। क्लियर हुआ यहां तक? अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्ट पर। और अगला जो एक्ट आएगा हमारे पास वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे भारत का छोटा संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और उसका नाम है 1935 में आया भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। इसको क्या हुआ, छोटा संविधान इसको हम बोलेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम कहेंगे। तो इसके प्रावधान क्या है भाई, देखो इसके प्रावधान बहुत से हैं। जैसे हम कहते हैं संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय आया भाई, फेडरल कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल ये एक न्यायालय था जो लंदन में होता था, जिसकी अपील लंदन में होती, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है प्रिवी काउंसिल में इसकी जो है अपील की जाती थी, ठीक है।
इसके अलावा आज हम पढ़ते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। हम पढ़ते हैं 3 सूचियां पढ़ते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वो लिस्ट जो थी सूची, वो इसी एक्ट के तहत आई थी। तो कहने का मतलब है, देखो एक चीज समझना यहाँ पे, जब भारतीय संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे। आपको ताज्जुब होगा 1935 का जो एक्ट बनाया था उसमें से 250 अनुच्छेद यूं के यूं हमने यहां रख लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा जो प्रावधान था 1935 के, करीबन करीबन 250 अनुच्छेद हमने यूं के यूं यहां पर रख लिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर अब भारत की आजादी का रास्ता साफ हुआ, वो एक्ट बनाते गए, हम समझते गए। अब हम अपने आखिरी एक्ट पर आ रहे भाई, और अब आखिरी एक्ट क्या होगा, भारत इसमें स्वतंत्र हो जाएगा, भारत इसमें आजाद हो जाएगा। और जाते जाते लॉर्ड माउंटबेटन ने एक एक्ट पास किया, कब, 1947 में, और इसको नाम क्या दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसमें जो है मेन चीज ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने ये एक्ट तो पास कर दिया, लेकिन भाई ये कब हुआ, 4 जून 1947 को। और इसका परिणाम ये हुआ, भारत का विभाजन हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और एक नया देश बना, और वो कहलाया पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। वर्तमान में ईस्ट पाकिस्तान ही है, वेस्ट पाकिस्तान है। तो ये हमारा आखिरी एक्ट था। तो ये था भारतीय संविधान का विकास। अब इसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो मैंने कहा था ना 1947 में हम पहुंच गए, और 1773 से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया भाई। तो देखो कितने एक्ट आए, वो लोग एक्ट बनाते गए, हम सीखते गए, और आखिरकार जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो हमने इस एक्ट के तहत आजादी तो ले ली, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कर दिया, भारत का विभाजन कर दिया इस एक्ट के तहत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान। ये एक पूरी वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे एमसीक्यू हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से आप देखना, पढ़ना, और फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में, वीडियो 2 में। तब तक के लिए गुड लक।